हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। आपको जो है एक बार पुनः जो है आपके आधुनिक भारत इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास में पुनः स्वागत करते हैं। एक बार आप लोग फिर से जो है जुड़ जाइए और बहुत शानदार तरीके से आपका ये सेशन होने वाला है। एक बार आप लोग बताइएगा, आवाज़ आपकी जो है क्लियर है, वॉइस क्लियर है? जी, अगर वॉइस क्लियर है, सब कुछ क्लियर है तो देर ना करते हुए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा सा क्लास लेट हो गई, तो इसलिए देर ना करते हुए आइए। राजेंद्र श्रीवास्तव जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सबसे पहले हमारे क्लास में आ जाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद आपको। तो चलिए, वनली सक्सेस जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए, जैसा कि जो है आपके आधुनिक भारत के इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री की जो है क्लास है आपकी, इसमें हम लोगों ने इसके पहले की जो हमारी क्लास हो चुकी हैं उसमें हम लोगों ने चर्चा किया। किन किन बातों पर चर्चा किया, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने पहले चर्चा किया, जो हमारी यूरोपीय कंपनियां थी हमारे देश में, वो व्यापार के लिए आई। जैसे पहले पुर्तगाली लोग आए 1498 में, हम लोगों ने देखा कि वास्को डी गामा भारत की खोज करते हुए, भारत के समुद्री मार्ग की खोज करते हुए भारत के कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। तो उसके बाद जो है और जो वहाँ पर डच कंपनियां आई, अंग्रेज कंपनियां आई, फ्रांसीसी कंपनियां आई, सभी कंपनियां हमारे जो है देश में, कहा जाए पूर्वी एशिया जो है, पूर्वी एशिया के देश में व्यापार करने के लिए आई। तो इस क्रम में उनका किस किस तरीके से अपने व्यापार को यहाँ पर उन्होंने स्थापित किया। जी, गुड मॉर्निंग अक्की जी, नहीं गुड आफ्टरनून अक्की जी। चलिए, उसके बाद जो है हम लोग जो है देखते हैं कि किस तरीके से उन कंपनियों के बीच में प्रतिद्वंदता हुई, अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, अपना व्यापार स्थापित करने के लिए आपस में उन्होंने प्रतिद्वंदता की, आपस में उन्होंने युद्ध किए। जैसे कि उस समय कहा जाता था कि जिनका समुद्र में जो है, समुद्र पर जिसकी शक्ति तेज होगी, जिसकी शक्ति जो है विशाल होगी, वही जो है पूरब के देशों में व्यापार अच्छे से स्थापित कर पाएगा। तो इस क्रम में जो है पहले आपके पुर्तगाली लोग, बाद में फ्रांसीसी लोग जो है ये अपना अधिकार जो है स्थापित करने की कोशिश की, परंतु इन सब को जो है पराजित करते हुए यहाँ पर जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अंग्रेज हैं, उन्होंने अपने आधिपत्य को यहाँ पे स्थापित किया, अपने व्यापार को यहाँ पे स्थापित किया। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं जो है कि उसको जो हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की, आज हम लोगों ने उसको एक जो है जो एक संक्षिप्त तरीके से, एक मैपिंग के माध्यम से, एक जो है ड्राफ्टिंग के माध्यम से यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। आगे हम लोग और चैप्टर देखेंगे। और इसी क्रम में अभी हम लोगों ने पिछले दो क्लास में, जो पिछली दो क्लासें हैं उसमें हम लोगों ने देखा कि जो अंग्रेजों का जो उस समय शासन का रूल था, जो यहाँ पे शासन करने का उनका तौर तरीका था, जो यहाँ पर वो लोगों का शोषण करते थे, किसानों का शोषण करते थे, मजदूरों का शोषण करते थे, जो हमारी जनजातियाँ थीं उनका शोषण करते थे। उसी क्रम में किसान आंदोलन हुए। उसी क्रम में जो है जो हमारे जनजातीय लोग थे, जनजातीय समूह थे, उसमें जो है उन जनजातियों ने अपने अधिकारों के लिए जो है, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वहाँ पे जो है आंदोलन किए। तो तमाम आंदोलन हुए। उन आंदोलनों का समय समय पर प्रभाव पड़ा। समय समय पर जो है इन कंपनियों का पर जो है, जो विदेशी कंपनियां कहा जाए, जो ब्रिटिश कंपनी थी, उस पर जो है कुछ लगान लगाने का प्रयास किया। कुछ नियम, कुछ कर प्रणाली, कुछ जो है उसमें बदलाव किया गया समय समय पर, उसको हम लोगों ने देखा। तो उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे कि जो ये कंपनियां थी, जो ये विदेशी कंपनियां थी, वो किस तरीके से यहाँ पर अपने व्यापार को स्थापित किए, सब वो एक हम लोग ड्राफ्ट के माध्यम से शॉर्टकट में समझेंगे। चलिए आइए, देर न करते हुए। जी अक्की जी, हाँ, वेरी 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 गुड आफ्टरनून। एक बार पुनः जो है आपका स्वागत करते हैं क्लास में। चलिए, स्वागत करते इसी के कड़ी में जो है हम लोग आगे क्लास में चलते हैं। तो चलिए, ये हमारी जो है जी, ये हमारी क्लास, चलिए इसमें देखते हैं क्या कह रहा है कि जो हमारी ये यूरोपीय कंपनी है, यूरोपीय कंपनी की स्थापना के वर्ष की बात की जाए। जी, स्थापना के वर्ष की बात की जाए तो चलिए स्थापना के वर्ष में हम लोग देखते हैं। ये देखिए हमारी पुर्तगाली कंपनी है, ये पुर्तगाली कंपनी है। बात की जाए कि 1400 यहाँ पर 98 में, बात हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया था कि जो आपका 1498 में जो है पुर्तगाली नागरिक जो थे, वास्को डी गामा, पुर्तगाली नागरिक वास्को डी गामा जो हमारे थे, वास्को जो है डिगामा जी जो थे, ये जो है वास्को डिगामा, ये जो है आपके आते हैं और जो है ये आकर यहाँ व्यापार के लिए समुद्री मार्ग की खोज की इन्होंने यूरोप के माध्यम से। उसके बाद जो है फिर ये जो है आपके
पहली बार ये आए, फिर दोबारा जो है दूसरी बार ये आपके जो है यहाँ पर 1502 ईस्वी में आए। तो आए उसके बाद जो है यहाँ पर बात की जाए जो आपका 1515 में जो है, जो 1515 में जो है 1515 में ये जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर अल्मीडा जी थे, वो पहली बार गवर्नर बन के आए और जो है पुर्तगाली कंपनी के शासन की जो है यहाँ से शुरुआत होती है। तो यहाँ पर तभी इसकी कंपनी की जो है कंपनी की स्थापना की जाती है। तो आपका 1505 में जो है यहाँ पे पुर्तगाली कंपनी की स्थापना की जाती है भारत में। यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे अल्मीडा जी जो है यहाँ पे गवर्नर बन के आते हैं। अल्मीडा थे आपके, अल्मीडा जो है यहाँ पे गवर्नर बन के आते हैं, उन्हीं के जो है गवर्नर, उन्हीं के समय में ये कंपनी की स्थापना की जाती है। तो आपका कहा जाएगा जो पुर्तगाली कंपनी है उसकी जो है स्थापना यहाँ पर 1505 ईस्वी में होती है। उसके पश्चात हम लोग देखेंगे आपकी, इसके पश्चात हम लोग देखेंगे 1600 ईस्वी में जो है 1600 ईस्वी में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका नाम क्या था। जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका नाम यहाँ पे दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडिया कंपनी, अर्थात अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में यहाँ पे की जाती है। तो इस क्रम में जो है इसकी स्थापना की बात की जाए तो यहाँ पर 31 दिसंबर आपका 31 दिसंबर जो है 1600 ईस्वी को जो आपकी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, ब्रिटेन की महारानी, उस समय यहाँ की ब्रिटेन की जो महारानी थी, महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम थी, आपकी एलिजाबेथ जो प्रथम थी, इनके जो है एक शाही फरमान के द्वारा जो है इसको जो है पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के लिए अनुमति वहाँ पर प्रदान की गई। तो आपकी जो बात की जाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई। जी बताइएगा, आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे बात की जाए डच अर्थात जो है नीदरलैंड की जो कंपनी थी आपकी, इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये आपके 1602 ईस्वी में यहाँ पर इसकी स्थापना की गई। डच अर्थात नीदरलैंड जो है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, इसकी स्थापना की गई। एक ध्यान दीजिएगा कंपनी की स्थापना के मामले में जो है डच की जो कंपनी थी इसकी स्थापना जो है आपके बाद में हुई। आपके जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना पहले होती है। जी इसकी स्थापना उस समय वहीं पर 1600 ईस्वी में कर दी गई थी और इसकी 1602 ईस्वी में की गई। तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपके जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना की गई 1616 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। जी सूरज जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है सूरज जी आपका। बताइएगा माइक में आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ उम्मीद करते हैं सूरज जी, आप हमेशा से बताते हैं कि हाँ आवाज़ कैसी आ रही है। चलिए, तो आपकी बात की जाए यहाँ पर फ्रांसीसी, जी फ्रांसीसी लोग सबसे बाद में आए। फ्रांसीसी जो हमारे थे, जो फ्रांसीसी लोग थे, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये जो है आपकी 1664 में इसकी स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में की जाती है। जी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर ये सबसे बाद में आए हमारे देश में व्यापार करने के लिए। और जो है तो यहाँ पे ये हो गया हमारा एक फिगर्स के माध्यम से हम लोगों ने इसको डिटेल से भी चर्चा की थी। एक फिगर के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पर इसकी चर्चा कर ली। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं आगे नेक्स्ट पेज में। देखिए ये बात की जाए आपके, इसमें उम्मीद करते हैं आप लोगों को दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा हम पेज को और जो है बढ़ा देते हैं, तो उम्मीद करते हैं और अच्छे से आप लोगों को ये दिखेगा, विजुअल हो जाएगा। तो ये बात की जाए इसके बारे में, ये आपका क्या था। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण इसमें संधियाँ हुई, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल चर्चा किया था। अब यहाँ पर इसको एक बार समझ लेते हैं, यहाँ पर क्या था महत्वपूर्ण जो संधियाँ हैं, क्या संधि कौन कौन से महत्वपूर्ण जो है स्टेज पे हुई। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं आपका क्या है 1700 आपके यहाँ से देखते हैं आपका 1765 में जी बहुत पूछा जाता है आपका, ये बहुत पूछा जाता है, कई बार ये पूछा गया है एग्जाम में। कूट बनाने के लिए दे देता है, कूट टाइप में क्वेश्चन आता है, या मैचिंग टाइप में मिलान करने के लिए क्वेश्चन आता है। एक
ABCD करके मिलान करने के लिए आता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पर इलाहाबाद की संधि की बात की जाए, कई बार पूछा गया है, हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिएगा, ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इलाहाबाद की संधि पूछा गया है। तो ये इलाहाबाद की संधि, इसकी तिथि क्या है, 12 अगस्त 1765। जी 12 अगस्त आपके 1765 में आपकी ये 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। इसमें किसके किसके बीच हुई, ये भी पूछा जाता है, किसके किसके बीच हुई। ये अंग्रेज, इसके पक्षकार कौन कौन थे, अंग्रेजों और जो है मुगल जो सम्राट थे, इसमें शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई। यहाँ पे बात की जाए, जो इलाहाबाद की प्रथम संधि है यह आपका 1765। इसमें नोट करने वाली बात यह है, ध्यान दीजिएगा, इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई यह आपका 1765 ईस्वी में जो है किसके किसके मध्य हुई, ये आपके अंग्रेजों और जो है मुगल सम्राट जो थे शाह आलम द्वितीय के मध्य में हुई। ये हो गया। दूसरी की बात की जाए, उसके ठीक 4 दिन बाद एक कब क्या था, इसकी तिथि क्या थी, 16 अगस्त आपके 16 अगस्त 1765 को ही अंग्रेजों और जो अवध के नवाब जो थे, जो आपके अवध के नवाब शुजाउद्दौला जी थे, उनके मध्य में इसकी संधि हुई थी। जी अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, उनके मध्य हुई थी ये आपकी अवध जो है इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई। इसमें पूछा जाता है। और आपका एक इसके बाद महत्वपूर्ण संधि में हम लोग देखेंगे, महत्वपूर्ण संधि में देखेंगे आपकी मद्रास की संधि आती है। मद्रास की संधि ये किसके किसके मध्य हुई, तो मद्रास की संधि की बात की जाए तो ये आपके जो है ये आपका वर्ष कहा जाए तो 1769 ईस्वी में, 1769 1769 में जो है आपका अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुई। जी हैदर अली के मध्य हुई। तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी आपका पूछा जाता है। ऐसे आपका एक तरफ कूट बना के दे देगा और ऐसे आपका पूछेगा। तो मद्रास की संधि की बात की जाए तो आपका वर्ष जो है 1769 ईस्वी में आपका हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुई, ये हो गया। और आगे हम लोग देखते हैं मंगलौर की संधि, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। मंगलौर की संधि यह आपका 1784 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में किसके किसके मध्य हुई, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य में हुई। जी अब आ जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण जो संधि है आपका पूछा जाता है सालबाई की संधि। सालबाई की संधि की बात की जाए तो यह 1782 ईस्वी में अंग्रेज और मराठों के मध्य में हुई, अंग्रेजों और मराठों के मध्य में हुई ये आपकी सालबाई की संधि। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है। तो चलिए ये इस पॉइंट के बाद हम लोग और आगे देखते हैं। आपका ये हमारा रिवीजन का पॉइंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा तेज लेके चलेंगे, थोड़ा सा फास्ट कराएंगे। ये बताइएगा, ये देखिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण जो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में चर्चा किया, जो है हम लोगों ने स्टार्टिंग में चर्चा किया था कि जो आपके कंपनियां हैं, कंपनियों के जो है किस क्रम में उनके व्यापार और उनके उत्तराधिकार की बात की गई है यहाँ पे। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। चलिए ये देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, किसके किसके बीच की बात की गई है। तो ये आपके आंग्ल और फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में इसमें दिखाया गया है। तो चलिए जो हमारे फ्रांसीसी जो है आए थे वो और अंग्रेजों के मध्य जो है ये युद्ध की बात की जाए तो हम लोगों ने इस पे भी चर्चा किया था। ये आपका कर्नाटक का जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध था। यहाँ पे कर्नाटक के प्रथम युद्ध की बात की जाए तो ये कर्नाटक का प्रथम युद्ध था कर्नाटक का, ये कब हुआ था, ये आपका 1746 से 1748 के मध्य में हुआ था। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। इसका तात्कालिक कारण क्या था, इसके तात्कालिक कारण की बात की जाए जो अंग्रेज कैप्टन था बर्नेट, जो अंग्रेज कैप्टन बर्नेट था, बर्नेट के नेतृत्व में जो है आपके जो अंग्रेज सेना के द्वारा जो है कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों का पर अधिकार कर लिया गया। जी जो वहाँ का जो अंग्रेज जो कैप्टन था बर्नेट के नेतृत्व में यहाँ पर जो है आपके फ्रांसीसी जहाज जो थे उनका जो है उन पर अधिकार कर लिया गया था। इस अधिकार के कारण जो है यही इसका तात्कालिक कारण था। इसी कारण की वजह से जो आपका फ्रांसीसियों का और अंग्रेजों का प्रथम युद्ध कर्नाटक युद्ध हुआ। जी 1746 से 1748 के मध्य में सबसे महत्वपूर्ण जो है इसके कारण यही हुआ। उसके बाद बात की जाए जो ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार का युद्ध था, ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध था ये प्रारंभ होता है। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध ये क्या था, इसका क्या था, विस्तार मात्र तो इसका कारण था
तो इसका जो है इसका समापन कब किया गया? तो जो यहाँ पे देखिएगा, एक यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है, एक्स-ला-सापल की संधि जो होती है आपका 1748 में जो है जो ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त होता है। इसी संधि के कारण जो है, इसी संधि का परिणाम हुआ कि जो है आपका जो उस समय जो युद्ध हो रहा था ऑस्ट्रिया में, उत्तराधिकार का युद्ध, वो समाप्त होता है। और इन सब बातों का जो है संबंध एक साथ होता है। जो ये बात आपकी चारों कही गई हैं, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध, ये सब जो है एक्स-ला-सापल की संधि के कारण समाप्त होता है। तो चलिए जी, सक्सेस जी, सर पीपीटी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार सक्सेस जी। तो चलिए जो है आगे हम लोग देखते हैं। जो आपका बांडीवास का युद्ध था, ये अंग्रेज बनाम फ्रांसीसियों के मध्य हुआ जी। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। कब हुआ ये आपका 1760 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता की बात की जाए यहाँ पर, तो आपका जो है ये आयरकूट, अंग्रेज की तरफ से आयरकूट थे। जो आपका अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, आयरकूट थे, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और बात की जाए काउंट डी लाली, ये लाली जो है, लाली जो था आपका, ये आपका फ्रांसीसी सेना का जो था सेना नायक था, वो उसका नेतृत्व कर रहा था लाली। ये लाली क्या हुआ, ये जो है लाली क्या हुआ, इसे हार गया बेचारा। ये जो है अंग्रेजों के द्वारा, जो आयरकूट के द्वारा कूट दिया गया जी। इसको आप लोग जो है याद करेंगे। आप लोग इसको याद करने का एक तरीका है इसको याद करने का तरीका है, जो वांडीवास का युद्ध था, अंग्रेज बनाम फ्रांसीसियों के बीच था। जो अंग्रेजी सेना का जो है नेतृत्व कर रहा था वो आयरकूट था। आयरकूट का कूट निकालो। और फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो लाली था। तो कूट ने लाली को कूट दिया, और कूट के जो उस समय का युद्ध था वांडीवास का, उसकी बॉडी को कूट के जो है आपका बॉडी को कूट के उसको लाल कर दिया। तो अंग्रेजी जो है सेना जो थी वो विजयी हुई। बस 4 शब्दों को याद रखिए, आप ये नहीं भूलेंगे, इसको आप हमेशा के लिए याद रखेंगे जी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगली स्लाइड में, ये बहुत ही शानदार है आपकी। देखिए आपका जी, यहाँ पर जो आपके ये है वैवाहिक संबंध की संधि। जो वैवाहिक संधि थी इसकी चर्चा की गई है। वैवाहिक संधि क्या थी भैया? विवाह करने के लिए भी संधि हुई उस समय, विवाह करने के लिए। जो यहाँ पर इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय थे, उनका विवाह जो है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है। वो कब होता है? यह विवाह जो है संपन्न होता है। कब संपन्न होता है? विवाह जो है आपका 1662 में संपन्न होता है। 1662 में यह विवाह संपन्न होता है। विवाह में क्या मिला? दहेज की जो वस्तुएं मिलती हैं उसकी कीमत तो होती नहीं है। जिस तरीके से विवाह में जो है दहेज की जो वस्तुएं मिलती हैं उसकी कीमत लोग नहीं करते हैं, उसी प्रकार से ये जो चार्ल्स द्वितीय थे, ये भी जो है दहेज में जो इनको मिला था, क्या मिला था? मुंबई मिला था। देखिए यहाँ पर बात की गई है, चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मुंबई प्राप्त हुआ था। इनको दहेज में मुंबई प्राप्त हुआ था। उस दहेज की प्राप्त की वस्तु को, मुंबई को इन्होंने कोई कीमत नहीं समझा। कीमत न समझते हुए उसको किराए पे दे दिया। किराए पे क्या दिया? चलिए कि वो उसको जो है इन्होंने 1968 में, जो माफ कीजिएगा 1668 ईस्वी में उसको किराए पर दे दिया। किराए पर कितने किराए पे दिया? 10 पाउंड जो है वार्षिक किराए पर उसको, 10 पाउंड का वार्षिक किराए पर उसको कंपनी को दे दिया। किसको दे दिया? चार्ल्स द्वितीय द्वारा इनको कंपनी को, ब्रिटिश कंपनी को प्रदान किया गया। ये ब्रिटिश कंपनी है, ये इसको किराए पे ले ली जी। कंपनी ने इसको किराए पे लेकर वहाँ पे अपने कंपनी के अपने साम्राज्य को इन्होंने बढ़ाया। तो चलिए उम्मीद की जाए इसमें अगर समझा जाए जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ये हम लोगों ने चर्चा कर लिए हैं। इसको पहले इसको हम लोगों ने
पढ़ लिया है, ये केवल एक ड्राफ्ट के माध्यम से आपको समझा रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए ड्राफ्ट के माध्यम से समझाने के क्रम में चलिए एक बात ये भी है आपकी, इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है भाई, इसमें क्या लिखा है, चलिए इसको देखिएगा, इसको देखिएगा। ये आपका है, ये आपका ये आपका मुगल जो है, यहाँ पे देखिएगा मुगल जो सम्राट के द्वारा स्वतंत्र रूप से आपके बंगाल का अंतिम गवर्नर जो है किसको नियुक्त किया गया, ये जो है आपका मुर्शीद कुली खां के बारे में है। जो आपके मुर्शीद कुली खां हैं इनके बारे में चर्चा की गई है। क्या चर्चा है देखिए, मुर्शीद जो कुली खां थे इनको क्या था, मुगल सम्राट के द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल का अंतिम गवर्नर इनको नियुक्त किया गया। और बात की जाए यहाँ पर, और बात की जाए 1713 में जो आपके यहाँ पर फर्रुखसियार थे, फर्रुखसियार द्वारा बंगाल का जो है उप सूबेदार नियुक्त किया गया। उसके बाद की जाए यहाँ पर इजरा व्यवस्था जो भूमि बंदोबस्त जो है प्रारंभ किया गया था, उसी क्रम में जो है यहाँ पर बंगाल के दीवान औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और जो है आपके 1717 में यहाँ पे देखिए फर्रुखसियार जो था आपका, यहाँ पर जो आपका फर्रुखसियार था उसको जो है उसके द्वारा बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। किसको, इन्हीं को नियुक्त किया गया। उसके बाद राजधानी जो थी ढाका से जो है मकसूदाबाद जो है अर्थात मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया गया। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको जो है आप ध्यान दीजिएगा, इन पॉइंट पर नजर रखिएगा। ये जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए आगे की पॉइंट क्या है, अली वर्दी खां है। अली वर्दी खां क्या है, इन्होंने अली वर्दी खां जी जो है अंग्रेजों के बारे में कुछ बातें बोली थी। वो क्या था, इन्होंने कहा था कि जो यूरोपीय शक्ति है, यूरोपीय शक्तियों की तुलना जो है मधुमक्खियों से की थी। किस प्रकार से मधुमक्खियों से की थी, जिस प्रकार से मधुमक्खी का जो छत्ता हो उसमें अगर जिस तरीके से आप कोई कंकड़ मारेंगे या उनको छेड़ेंगे, वो सब लोग एक साथ मिलकर जो है आप पर हमला कर देंगे। एकदम उसी तरीके से क्या था इसमें, चलिए देखिए क्या कह रहा है। ये बात कही गई है, इसमें क्या कह रहा है कि अंग्रेजों के प्रति कथन क्या है, अंग्रेजों के प्रति जो कथन है उसमें कहा गया है यदि उन्हें जो है न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ दिया जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। ये इसमें इस कथन में कहा गया है। ये कथन किसका है, ये कथन जो है आपका जो कुली वर्दी खां जी हैं, ये कथन इनका है, ये कथन इनका है। तो जी तो उम्मीद करते हैं ये कथन ऐसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है, परीक्षा में ये कथन पूछ लिया जाता है, ऐसे रख देगा, इस कथन को रख देगा प्रश्न में और विकल्प में दे देगा कि ये कथन किसका है। उसमें 4 ऑप्शन देगा, 4 जो है उसमें एक में जो है वर्दी कुली खां को रख देगा और एक में बख्तियार को रख देगा, एक में औरंगजेब को रख देगा, एक में और किसी जो है आपके सम्राट को रख देगा। पूछ लेगा ये कथन किसका है, तो इसमें आपको बताना होगा कुली वर्दी खां का ये कथन है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, इसको देखिएगा, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज में देखते हैं, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, इस पेज में क्या चर्चा की गई है, कुछ जो है डेट वाइज कुछ तथ्य हैं, उन तथ्यों के बारे में चर्चा की गई है। तो चलिए क्या तथ्य हैं, इन तथ्य को हम लोग देखते हैं। इस तथ्य में चर्चा की गई है आपका ये 1733 ईस्वी है, यह दिख रहा है आपको, ये आपका 1700 जो है 33 है। 1733 में जो है बात की जाए 1733 ईस्वी क्या है, बंगाल के नवाब जो है सुजाउद्दीन, जो आपके सुजाउद्दीन के द्वारा जो है बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया जाना। क्या नियुक्त किया जाना, बंगाल के जो नवाब थे सुजाउद्दीन द्वारा जो है बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया जाना। उसके बाद जो है अप्रैल 1740 में क्या किया गया, जो गिरिया के युद्ध को में जो है जो यहाँ पर सरफराज खां को जो है परास्त किया जाना। उसके बाद क्या किया गया, 1740 में ही बंगाल की गद्दी पर जो है आधिपत्य जो है स्थापित कर लिया गया।
उसके बाद बात की जाए विशेष तथ्य में देखा जाए यहाँ पर, तो ये क्या था, ये आपके जो मुगल बादशाह जो आप मोहम्मद शाह थे से धन के बदले में जो है पुष्टि पत्र लिया जाना, और जो है आपका सुवर्ण रेखा नदी जो बंगाल और मराठों के मध्य की सीमा थी। और बात की जाए उत्तराधिकारी में जो आपका सिराजुद्दौला नियुक्त किया गया और जो है इसकी मृत्यु हो गई। ये कथन, ये सब किसके लिए कहा गया है, ये सब आपका कथन किसके लिए कहा गया है, ये सब आपके वर्दी जो है इसमें अली वर्दी खां के लिए कहा गया है। ये सब कथन जो है आपके जो आपका है अली जो है या अली वर्दी खां के लिए कहा गया है, अली वर्दी खां के लिए है, इन्होंने इसको किया है। चलिए, तो आप लोग इन जो है जो यहाँ पे ये आपके तथ्य दिए गए हैं, इसमें तथ्य के बारे में किसके बारे में कहा गया है, इन्होंने इनको नियुक्त किया जी, ये जो है अली वर्दी खान ने जो है इनको इन सबको नियुक्त किया। यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे इनको जो है जो आपके नवाब सियाउद्दीन थे इनको सूबेदार नियुक्त किया था। और जो आपका गिरिया का युद्ध है उसमें सरफराज खान को समाप्त किया था, परास्त किया था, और जो है बंगाल की गद्दी जो है पर आधिपत्य स्थापित किया था। ये यहाँ पर जो है ये आपके मोहम्मद शाह को जो है धन के बदले पुष्टिपत्र दिया था। और यहाँ पे ये जो है आपके बंगाल और मराठों के बीच में जो सीमा रेखा थी वो सुवर्ण रेखा नदी थी। तो ये सब बात जो है, और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 1756 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के पश्चात आपके मृत्यु के पश्चात जी यहाँ पर देखिए जो आपके अली वर्दी खां थे, अली वर्दी खां का जो है दैहित्र एवं उत्तराधिकारी की बात की जाए तो सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला जो है इनका जो है उत्तराधिकारी बना सिराजुद्दौला। तो यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए सिराजुद्दौला के बारे में देखते हैं। ये जो है 1756 से 1757 के मध्य जो है आपका बंगाल का जो है नवाब रहा, बंगाल का नवाब बना। तो यहाँ पे देखिए ये इसके बारे में कुछ घटना है। ये घटना क्या है, ब्लैक होल की घटना, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ब्लैक होल की घटना ये आपकी 20 जून आपका 1756, ये घटना बंगाल की है, बंगाल की घटना है, बंगाल की घटना है। एक स्थान है ब्लैक होल। ब्लैक होल कहा जाता है कि वहाँ पर जो है अंग्रेज लोगों को जो है सिराजुद्दौला ने एक बंद कोठरी में बंद कर दिया गया था। उसमें एक छोटे से कमरे में जो है आपके अधिक लोगों को कहा जाता है शायद 133 शायद 133 लोगों को उसमें बंद कर दिया गया था। और जो है इतने छोटे कमरे में सबको बंद कर दिया गया था अंग्रेजों को, और दम घुटने से उसमें अधिकतर लोगों की मृत्यु हो गई। तो उसी घटना को जो है अंग्रेजों ने ब्लैक होल की घटना कहा। तो ये घटना आपकी 20 जून जो है 1756 की है। इस घटना के एक साल बाद जो है प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ जो है यहाँ पर, प्लासी के युद्ध किसके किसके बीच हुआ, सिराजुद्दौला और जो है यहाँ पर सिराजुद्दौला और जो है यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव जो है वो सिराजुद्दौला को हरा दिया। इस युद्ध में आपके रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को परास्त किया। और जो है यहाँ से ही जो है अंग्रेजों की जो है यहाँ से ही अंग्रेजों की जो है वास्तविक शक्ति और उनकी जो है कहा जाए भारत में जो है एक जो है आधिपत्य जो है की शुरुआत हुई, एक शासन की शुरुआत हुई यहाँ पर। इसी युद्ध के बाद ये आपका 1757 को जो है यह युद्ध हुआ। 1757 को यह युद्ध हुआ। 1757 की घटना है प्लासी का युद्ध। इसी युद्ध के बाद जो है इसी तरीके से आपका रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कुछ कथन कहे गए हैं। आइए रॉबर्ट क्लाइव के कथन के उसके बारे में क्या क्या कहे गए हैं उसको जो है देखते हैं। यहाँ पर आगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ये बात जी बताया गया है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्या है रॉबर्ट क्लाइव का इतिहास, क्या क्या कहते हैं उसको, इसकी क्या उपलब्धियाँ रही, इन्होंने क्या किया जो है अंग्रेजों के लिए, कितने हित के कार्य किए। तो चलिए रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम लोग देखते हैं। या जो है रॉबर्ट क्लाइव की चर्चा की जाए भारतवर्ष में जी, भारत में जो है वो उसी प्लासी के युद्ध के बाद अर्थात 1757 के बाद जो है आपका ये रॉबर्ट क्लाइव भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जी, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है, आपके रॉबर्ट क्लाइव को जो है माना जाता है जी। उन्होंने क्या किया ये देखिए, उन्होंने कहा, लिखा गया है सिराजुद्दौला को हराया प्लासी के युद्ध में।
प्लासी के युद्ध में उन्होंने सिराजुद्दौला को हराया। इसी जो है, और उसके बाद क्या कहा जाए इसमें, भारत में जो है ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाला यही है रॉबर्ट क्लाइव ही जो है भारत में जो है, यहाँ पे बात की जाए ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाला रॉबर्ट क्लाइव है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जी। अक्की जी स्वागत है आपका। तो यहाँ पे कहा जाए आपका जो बंगाल का गवर्नर इसको बनाया गया, कब बनाया गया, ये 1757 से 1760 तक, और उसके बाद 1765 से 1767 तक ये बंगाल का गवर्नर रहा जी। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। और उसके बाद बात की जाए यहाँ पर बात की जाए और आगे, ये देखिए, ये जो है ये जननेता के साथ साथ सैनिक के रूप में था, एक जननेता सैनिक के रूप में था। और उसके बाद की बात की जाए, संस्थापक बंगाल में ये जो है लुटेरा राज्य का संस्थापक था जी। और बात की जाए जो आपके श्वेत विद्रोह और अंग्रेज सैनिकों का, इसमें इसका जो है बात की जाए इसका नेतृत्व रहा। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए ये आपका एक इलाहाबाद की संधि, जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, इलाहाबाद की संधि आपके 1764 में हुई जी। उसके बाद आपकी 1764 में इलाहाबाद की संधि होती है। इसमें जो है जो आपके शाह आलम द्वितीय तथा सिराजुद्दौला के साथ जो है संधि करने वाला रॉबर्ट क्लाइव ही था। ये आपके रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। ये सभी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं और सभी पॉइंट पर प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। इन सभी बातों पर जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तो ये जो आपको एक पॉइंट बारे में आपको ये चर्चा कराई जा रही है, आपको ये जो बताया जा रहा है, इस बारे में जो है आप ध्यान से देखिएगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट जो है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में है। तो चलिए आइए जो है हम मीर कासिम कौन था, मीर कासिम के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मीर कासिम के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मीर कासिम, ये आपके मीर कासिम हैं। मीर कासिम क्या जी, चलिए मीर कासिम जी 1760 से 1763 तक जो है, 1760 से 1763 तक बंगाल के जो है आपके ये बंगाल के जो है नवाब रहे। तो क्या कहा जाए, यहाँ पर देखिए सबसे योग्य जो वर्दी खां जी थे, वर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में सबसे योग्य था। सबसे योग्य कौन था? मीर कासिम, ये सबसे योग्य था। राजधानी इन्होंने अपनी राजधानी को जो है कहा जाए वो मीर कासिम ही था कि राजधानी को जो है मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर स्थानांतरित किया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा जो है नवाब था जिन्होंने राजधानी को मुर्शिदाबाद से आपके मुंगेर स्थानांतरित किया था, तो वो मीर कासिम ही था। तो चलिए ये क्या कहा जा रहा है, पूर्णिया और जो है रंगपुर का जो है से फौजदारपुर में इसको बनाया गया था। सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर इन्होंने किया था। और बात की जाए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से परास्त हुआ था जी। बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य में हुआ था जी। बक्सर के युद्ध की बात की जाए तो बक्सर का युद्ध आपका कब हुआ था? 1764 में हुआ था। आपका 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बताइएगा, 1764 में आपका बक्सर का युद्ध आपका हुआ था। इस युद्ध में जो है आपके जो है मीर कासिम जो है आपके अंग्रेजों से परास्त हुआ था। तो ये इसमें पॉइंट आपका बताया गया है। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, मुंगेर जो था आपका तोपों तथा तोपदार बंदूक को बनाने की व्यवस्था किया गया था इसके द्वारा। मुंगेर में क्या कह रहा है, तोपें और जो उसके तोड़ेदार बंदूकें जो है बनाने की व्यवस्था की गई थी मीर कासिम के द्वारा। तो ये मीर कासिम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इसको जो है आप लोग देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे पॉइंट में क्या कहा गया है बताइएगा। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? बताइए वो जी वाले, अक्की जी, सूरज जी, सभी लोग बताइएगा, सक्सेस जी, आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा है जो इस तरीके से आपको बताया जा रहा है, जो आपका एक विस्तार से चर्चा करने के बाद एक संक्षिप्त तरीके से इसमें चर्चा की गई है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए बक्सर का युद्ध आ गया आपका।
ये बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध के बारे में देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है। कुछ पॉइंट दिया गया है, अभी हम लोगों ने पीछे चर्चा किया। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। 22 अक्टूबर 1764 को जो है आपका बक्सर का युद्ध होता है। तो बक्सर युद्ध क्या था, किसके किसके बीच हुआ था बक्सर का युद्ध? आइए देखते हैं। यहाँ पर पक्षकार कौन कौन था? तो मीर कासिम जी, मीर कासिम अवध के जो है नवाब आपके शुजाउद्दौला थे, और जो है तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य में हुआ था। यहाँ पर देखिएगा 3 लोग जो है मीर कासिम, अवध के नवाब जो आपके शुजाउद्दौला और जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोग एक तरफ थे। इनकी सेना जो है संयुक्त सेना थी, और जो है दूसरी तरफ जो है आपके बात की जाए यहाँ पर आपके जो है ये अंग्रेज थे, तो इनके बीच हुआ था। संयुक्त सेना मिलकर लड़ी थी। यहाँ पर जो है बात की जाए जो अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेज की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? यहाँ पर मेजर हेक्टर मुनरो। हेक्टर जो था, मेजर हेक्टर मुनरो जो है ये आपके अंग्रेजी सेना जो थी उस समय की, उसका जो है नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजी सेना का। और बात की जाए जो ये संयुक्त सेना थी, संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो संयुक्त सेना बंगाल का जो उसमें तत्कालीन नवाब था मीर जाफर जी, मीर जाफर उस समय बंगाल का तत्कालीन जो नवाब था वो जो है मीर जाफर, जो संयुक्त सेना थी उसका नेतृत्व कर रहा था। तो बात की जाए उस समय की बात की जाए बंगाल का तत्कालिक गवर्नर कौन था? तो बंगाल का तत्कालिक गवर्नर कौन था अंग्रेजों की तरफ से? वो था आपका हेनरी वेंसिटाट था। वो आपका यहाँ पर बंगाल का जो है अंग्रेजी सेना का गवर्नर था। तो जी उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। जी बताइएगा, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। शाह आलम द्वितीय के बारे में, शाह आलम द्वितीय के बारे में कुछ देखते हैं। क्या कहा गया है इनके बारे में? शाह आलम द्वितीय के बारे में, शाह आलम द्वितीय के बारे में इलाहाबाद की जो है शाह आलम द्वितीय जो आपका 1759 और से 1806 तक जो है इनके बारे में, ये जो है आपके इनके बारे में, इनकी इतिहास के बारे में बताया गया है। क्या है? इलाहाबाद की जो दूसरी संधि थी, संधि के बाद घटनाक्रम शाह आलम द्वितीय के बारे में यहाँ पर जो बात की जाए, जो आपका बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध के पश्चात जो आपकी बक्सर के युद्ध के पश्चात जो बक्सर के युद्ध अंग्रेजों और आपके जो आपकी अवध के नवाब और आपके बंगाल के, और बात की जाए यहाँ पर जो मुगल बादशाह थे इनके बीच हुआ। उसके बाद जो है जो शाह आलम द्वितीय थे, शाह आलम द्वितीय जो है आपके इलाहाबाद की जब संधि जो है 1764 में होती है, उसके बाद क्या हुआ इनके बारे में क्या हुआ उस बारे में चर्चा की गई है। तो चलिए आइए जो है उसके बारे में देखा जाए। तो उसके बाद क्या हुआ, इनको अंग्रेजी संरक्षण बात की जाए, अर्थात ये अंग्रेज के संरक्षण में जो है आ गए। और उसके बाद क्या किया गया, इलाहाबाद जो अब प्रयागराज में इनको रखा गया, जहाँ पर आपका महाकुंभ चल रहा है, जो महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज, यहीं पर जो है ये आपकी संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। तो यहीं पर जो है इनको संधि के बाद जो है आपको इनके जो आपके शाह आलम द्वितीय हैं यहीं पे रखा गया इनको। उसके बाद क्या कहा गया, अवध के नवाब द्वारा जो है छोड़े गए इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज तथा जो कड़ा का क्षेत्र है शाह आलम को प्रदत्त हो गए। जी कड़ा का क्षेत्र अर्थात ये आपका इस समय वर्तमान कौशाम्बी कड़ा है, वहाँ का क्षेत्र जो है इनको जो है दे दिया गया अंग्रेजों के संरक्षण में। और बात की जाए यहाँ पर 12 अगस्त 1765 का जो है फरमान क्या हुआ, एक फरमान के द्वारा क्या किया गया, कंपनी को जो है बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्रदान की गई। जी
यहाँ पे जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है दीवानी जो है कंपनी को अस्थायी रूप से प्रदान कर दी गई। और बात की जाए यहाँ पर आगे की बात की जाए, कंपनी द्वारा जो है यहाँ पर कंपनी द्वारा जो इस समय सम्राट थे, कौन सम्राट, शाह आलम द्वितीय को जो है 26 लाख का जो है रुपए के वार्षिक जो है दे अर्थात वार्षिक पेंशन इनको दिया जाने लगा जी। कंपनी द्वारा इनको जो है इनको 26 लाख का वार्षिक पेंशन इनको दिया गया। तो ये बात है, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे, इस पे हम लोगों ने चर्चा किया जी। बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो चलिए आज कुछ जो है हम लोगों ने जो शॉर्ट में चर्चा किए इसके बारे में कुछ हम लोग प्रश्न कराएंगे। अगले दिन जो है अगले वीडियो में हम लोग कुछ इसके बारे में प्रश्न करेंगे, जिससे हमारी और प्रैक्टिस हो जाए। तो और हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जो है प्रश्न के माध्यम से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए, तो आपका ये जो रेलवे का जो है शानदार तरीके से रेलवे का जो सफलता बैच चलाया जा रहा है, इसमें हर प्रकार जो है जो आपके टॉपिक आने वाले हैं, जो उसमें प्रश्न आएंगे जिस टॉपिक से जिस विषय से, वो आपके जैसे आपका रीजनिंग चलाया जा रहा है, आपका साइंस चलाया जा रहा है, और आपका जो है यहाँ पर आपके मैथ चलाए जा रहे हैं, और आपका जीएस जो है जीएस के पार्ट को शुरू किया गया है। इसको हम जो है शॉर्ट तरीके से जल्दी से कवर करके अगले सब्जेक्ट को जो है कवर करेंगे। इसमें अभी जो हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, तो उसके बाद जो है और हम लोग इतिहास में मिडुअल और जो है आपके एंशिएंट को कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आपका जो रेलवे का जो आपका यहाँ पर रेलवे का जो है जो आपका रेलवे आपके ग्रुप डी, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के लिए जो चला रहे हैं हम लोग ये बैच, आपका सफलता बैच है। ये आपका सफलता बैच, इस बैच की सफलता को जो है आप लोगों ने इस बैच की सफलता को जो है आप लोगों ने इस तरह बढ़ा दिया है कि जो है यह बैच अपने जो है पूरे जो है अपने जोश और पूरे उत्साह के साथ चल रहा है। सभी लोग जो है सभी टीचर और सभी स्टूडेंट इस बैच को जो है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो इसमें बात की जाए आपका सफलता बैच में, जो हम लोग जो है सफलता बैच में जो है इस समय चला रहे हैं, सफलता बैच में इसमें जो है आपका 11 AM से आपका यहाँ पर रीजनिंग चल रही है। 11 AM से आपकी रीजनिंग चल रही है। 11 AM के बाद आपका 12 जो है आपके 12 PM से यहाँ पर आपकी यहाँ पर साइंस चलती है। यहाँ पर आपकी यहाँ पर साइंस चलती है। साइंस के बाद जो है आपका यहाँ बात की जाए आपके 1 PM से आपकी मैथ चलती है। यहाँ पर आपकी मैथ चलती है, और 2 PM पे आपके जीएस चलती है, जिसमें आपकी मॉडर्न हिस्ट्री चलाई जा रही है, मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। तो आपका यहाँ पर ये लगातार आपकी क्लासें सफलता बैच में चलाई जा रही हैं, और बहुत शानदार तरीके से सभी क्लासें चलाई जा रही हैं। आप लोगों का इतना जो है सहयोग और इतना प्यार मिल रहा है इस बैच के लिए कि जो है ये लगातार जो है बहुत शानदार तरीके से ये बैच चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं जो आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का प्यार मिल रहा है, ये हम लोगों के अथक प्रयास, हम लोगों जितना प्रयास हो सकता है इसके लिए जो है हम लोगों को ऊर्जा मिल रही है। आप लोग इतना सहयोग कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्लास में बने रहते हैं, और जो है इसके बाद जो है आपका जो यहाँ पर आर के लिए और आपका जूनियर असिस्टेंट लेखपाल वीडियो सभी के लिए जो आपकी क्लास चलाई जा रही है जीएस की। इसके बाद 4 बजे ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाएंगे, और उसके बाद पॉलिटी की क्लास आपकी चलेगी। तो बहुत शानदार तरीके से हमारी सभी क्लासेस चल रही हैं, और आप सभी लोग बहुत शानदार तरीके से इसमें भागीदारी कर रहे हैं। उसके लिए एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए जो है हम अपने क्लास को जो है
यहीं समाप्त करेंगे। फिर आप लोगों से मुलाकात होती है 4 बजे ज्योग्राफी के क्लास में, और 6 बजे आपके पॉलिटी क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं हम। तो चलिए अब आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे ग्रुप डी।